हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 37वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 36 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो ये ज़रूरी है कि वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देखते हुए आएँ और आगे की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। इससे वो जो मैंने स्टार्टिंग के 14-15 लेक्चर लिए हैं वो मैंने बेसिक चर्चा किया है, पूरा इकोनॉमिक्स का सारा डायमेंशन खोल के विस्तृत चर्चा किया है। तो उससे होगा क्या कि मैं एक बात करूंगा और आपको समझ में बहुत सारी बातें और आने लगेंगी। तो मैंने इकोनॉमिक्स को आगे कंफर्टेबल किया है इसके प्रीवियस क्लासेस में। तो आप जाके इस क्लासेस को डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन यदि आप फुल फ्लेजेड तैयारी के लिए जुट रहे हैं तो आप जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस से होते हुए इस जर्नी में हमारे साथ शामिल हों। और ऐसे लोग जो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनको जब मैं इसके बाद शेयर मार्केट समझाऊंगा तो वो बहुत ही सहज हो जाएंगे और कहाँ पे वो निवेश करें और उसके क्या प्रॉफिट होते हैं, शेयर मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ इकोनॉमिक्स की जर्नी में शामिल हों। और इकोनॉमिक्स जब उनकी अच्छी हो जाएगी तो वो बहुत ही एक अच्छे निवेशक हो पाएंगे। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अपने समाज, देश, दुनिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स की एक अच्छी समझ हो। यदि आपको अच्छी समझ नहीं है इकोनॉमिक्स की तो कहीं ना कहीं आपसे मिसिंग रहेगा। आप अच्छे से आप अपने देश, दुनिया और समाज को नहीं समझ सकते हैं और लोग आपको गुमराह करते रहेंगे और आप जो है गुमराह होते रहेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स के बिना मुझे लगता है कि जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। तो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे भुगतान संतुलन का। इसके प्रीवियस क्लास में जो है मैंने भुगतान संतुलन की बात किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से इसको संक्षिप्त में इसको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूं। भुगतान संतुलन आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद मैं आगे के टॉपिक में चलूंगा। ठीक है, देखें भुगतान संतुलन होता क्या है। जैसे देश के भीतर, मान लीजिए हम लोग देश के भीतर हैं भारत में, यदि हम किसी अन्य देश से, यानी कि देश के बाहर जब विदेश से हम व्यापार करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कुछ लेंगे कुछ देंगे, तो उससे ट्रांजैक्शन जो होता है उस ट्रांजैक्शन का जो लेखा जोखा करता है वो आरबीआई करता है। और आरबीआई दो खातों के माध्यम से सिस्टमेटिक ढंग से उसको सिस्टम से रखता है। जैसे आप डिक्शनरी देखें तो उसमें आप जब सिस्टम से नहीं रखेंगे तो आप उस वर्ड को ढूंढ नहीं पाएंगे। उसी तरह से आरबीआई जो है आपके ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से सेट करता है। एक खाता होता है चालू खाता जो कि राजस्व की प्रकृति का होता है, और दूसरा होता है पूंजीगत खाता। तो हम इन दोनों खातों के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन इसके आगे अब हम एनालिसिस पोर्शन पे चल रहे हैं कि इनसे क्या, इनका व्यवहारिक जो विश्लेषण है, विश्लेषण पोर्शन जो तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विश्लेषण से ही आपका जो है कॉग्निटिव विजडम बढ़ता है। तो मैं विश्लेषण पोर्शन की तरफ चलता हूं। देखें, पहला खाता मैंने चर्चा किया था चालू खाता। चालू खाता, देखें जब आप व्यापार करते हैं तो आपके साथ दो चीजें होती हैं। या तो आपके पास आप ये वस्तु बेचेंगे, उसके एवरेज में आप डॉलर लेके आएंगे। अब रुपए की चर्चा नहीं होगी, डॉलर की चर्चा होगी, क्योंकि ये अब व्यापार देश के भीतर का नहीं है, अब ये वैश्विक स्तर का व्यापार है। आप एक चीज होगा कि आप वस्तु का निर्यात करेंगे तो उसके एवरेज में आपका डॉलर आपको मिलेगा। तो क्या होगा, डॉलर का इनफ्लो होगा, डॉलर आपके देश में आएगा। यानी कि इसके दो कॉलम हम बना लेते हैं। इनफ्लो, इनफ्लो किसका, डॉलर का। और दूसरा क्या होगा कि आप जब ये पेन को आयात करेंगे तो आप इसके एवरेज में डॉलर को पे करेंगे, तो क्या होगा, आउटफ्लो, यानी आपके देश से डॉलर बाहर जाएगा, आउटफ्लो। डॉलर का जो है आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब देखें इसमें होगा क्या कि पहला तरीका यह है कि कब इनफ्लो होता है, जब आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब आप वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो वस्तु आपके देश से बाहर जाती है, उसके एवरेज में आपके यहां डॉलर आता है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है,
जब सर्विस आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके एवरेज में आपको डॉलर मिलता है। देखें, एक ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ये टेक्निकल है। इसमें होता क्या है कि एक तो जब आप सेवाओं का निर्यात करते हैं तो इसके अंदर आता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आप देश के बाहर भेजते नहीं हैं, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ना आकर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आती हैं। वो कैसी वस्तुएं? जो देश के भीतर हैं, जिनका पोर्ट पे रिकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे आप देखें कि वस्तु को अगर देश के बाहर ले जाना है तो पोर्ट पे यानी कि बॉर्डर पे जो है इसकी रिकॉर्डिंग होगी कि आपने ये पेन बाहर के लिए निर्यात किया है, और यदि अंदर आएगा तब भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा कि ये पेन हमारे देश के अंदर आई है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनका जो है रिकॉर्डिंग पोर्ट पे नहीं होता। वो वस्तुएं कैसी हैं कि जैसे हमारे देश में मान लीजिए कोई फॉरेनर आके हमारे देश में आया घूमने टहलने, और वो कुछ वस्तुओं का कंज्यूम किया यानी उपभोग किया, तो वो वस्तु तो बॉर्डर पे गई ही नहीं बल्कि बॉर्डर के भीतर ही उसका कंज्यूम हुआ। तो ऐसी वस्तुएं जो हैं जिसको विदेशी ने कंज्यूम किया है, ये भी निर्यात में आता है, ठीक है। लेकिन किस प्रकार के निर्यात में? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में, सर्विस के निर्यात में आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में इसको काउंट करते हैं। वस्तु भले है लेकिन वह वस्तु के निर्यात में नहीं आएगा क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग बॉर्डर पे नहीं हुई, वो देश के भीतर ही है, इसलिए वो जो है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा। इसी तरह से जब हम बाहर घूमने जाते हैं विदेश में, तो हम जिस वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो भी जो है इंपोर्ट यानी कि आयातित सर्विस के आयात में काउंट होता है, ठीक है। अब देखें तीसरा यहाँ पे जो डॉलर के बढ़ने का कारण है, डॉलर का इनफ्लो का कारण है यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जैसे एनआरआई हमारे देश में पैसा भेजते हैं। कोई मान लीजिए हमारे चाचा अगर मान लीजिए मुंबई में अमेरिका में है, तो वो हमारे लिए गिफ्ट भेज दें, तो एनआरआई गिफ्ट से या ऐड मिलता है, सहायता मिलती है, या फिर ग्रांटें मिलती हैं, अनुदान मिलता है। जैसे हम भी भूटान या जो अफ़गानिस्तान को, ऐसे देशों को हम अनुदान देते हैं, तो ऐसे हमको भी अनुदान मिलता है। तो यानी गिफ्ट जो है एनआरआई, ऐड और जो है ये अनुदान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मतलब एक साइडेड ये जो है ट्रांसफ़र होता है। इससे ना देश की जिम्मेदारी बढ़ती है और ना ही इससे मतलब कि जब ये ट्रांसफ़र हमारे पास आता है तो इससे भारत देश की कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ तरीके हो गए हमारे देश में डॉलर के आने के। अब इधर देखें, डॉलर हमारे देश से बाहर कब जाता है? जब हम किसी वस्तु का आयात करते हैं। वस्तु को जो है आयात को हम एम से लिखते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। जब हम सेवाओं का आयात करते हैं तो हमारे देश से डॉलर बाहर जाता है, ठीक है, सर्विसेज। अब इसमें आप देखें वही चीज़ होता है कि जैसे हम अमेरिका या बाहर किसी देश में घूमने के लिए गए, तो वहाँ की वस्तुओं को जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो इसमें आता है वस्तु भले, वहाँ की वस्तु को हम यूज भले कर रहे हैं, लेकिन वस्तु इसमें नहीं आएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, वो बल्कि सर्विस में आता है। चूंकि उसकी बॉर्डर पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो जो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आता है, ठीक है। और तीसरा जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा इसको कहते हैं ट्रांसफर, एक तरफा ट्रांसफर, ठीक है। ये भी जैसे हमारे देश से बाहर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं कमाने, वैसे कुछ लोग देश के अंदर हमारे देश में भी आते हैं। जैसे एनआरआई गिफ्ट हम भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम भी ऐड देते हैं, हम भी जो है अनुदान देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हमारे देश से डॉलर जाता है और कैसे हमारे देश में डॉलर आता है। देखें, समस्या ये है कि हमारी सर्विस जो है, हम सर्विस ज़्यादा निर्यात करते हैं आयात की तुलना में, तो ये हमारे लिए सर्विस वाला जो पोर्शन है फ़ायदेमंद है। और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, चूँकि हमारे देश के लोग ज़्यादा बाहर काम करते हैं और ज़्यादा हमको ये सारी चीज़ें, ये एनआरआई से पैसा मिलता है, तो ये भी सौदा जो तीसरा नंबर वाला है, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद। लेकिन जो नुकसानदायक है,
हम वस्तुओं को आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। लेकिन जब रिजल्ट पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़्यादा आता, मतलब कि हम डॉलर ज़्यादा पे करते हैं और डॉलर हमारे देश में कम आता है। इससे क्या होगा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार हमारा कम होगा और इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। लेकिन रिजल्ट क्या है, ये हमारा ज़्यादा है, ये हमारा कम है। तो ये ज़्यादा होने के कारण हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार कम होता जाता है। जो प्रति माह जो हमारा व्यापार घाटा है वो 15 से 18 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, प्रति माह, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 15 से 18 बिलियन डॉलर हमारा हर महीने का नुकसान है। यानी हम आयात ज़्यादा करते हैं, यानी डॉलर ज़्यादा जाता है और डॉलर हमारे देश में कम आता है। कारण कुछ दूसरे हैं जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में चर्चा की है। जैसे एफडीआई, एफपीआई और एनआरआई, यानी इन तीनों कारण से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। लेकिन ये क्षणभंगुर है, ये कुछ दिन बढ़ रहा है, उसके बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं उसके बारे में एक सेपरेट क्लास में एफडीआई के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं अब आगे चलता हूं पूंजीगत खाते के बारे में, यहीं पे लिखता हूं। उसके बाद मैं इसके कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा। पूंजीगत खाता, ठीक है, देखें देश के भीतर कैसी स्थिति है, देश के भीतर की कैसी स्थिति है, ये आपका जो है बताता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, जो देश के भीतर यानी देश इंटरनल फ्रंट पे कैसा काम कर रहा है, इस का इंडिकेटर जो है वो राजकोषीय घाटा बताता है कि देश का आंतरिक मामला कैसा चल रहा है। और जब देश के बाहर की आर्थिक स्थिति कैसी है देश की, इसको बताता है चालू खाता। तो भारत का चालू खाता कैसा है, निगेटिव में है, यानी हम ज़्यादा आयात करते हैं, निर्यात हमारा कम है। यानी कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हम अच्छे नहीं काम परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं और इंटरनल फ्रंट भी हमारा अच्छा नहीं है, क्योंकि राजकोषीय घाटा हमारा ज़्यादा है। राजकोषीय घाटा में जबकि विनिवेश हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तब हमारी बुरी स्थिति है। जब हम प्रभावी राजकोषीय घाटा लेके आएंगे तो हमारी और भी बुरी स्थिति होगी। तो कह सकते हैं कि हमारी इंटरनल फ्रंट पे और एक्सटर्नल फ्रंट पे दोनों जगह हमारी स्थिति डामाडोल है, यानी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास ये क्षमता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल हमारे पास ये क्षमता है कि हम अपने राजस्व जो आय है, टैक्स और नॉन टैक्स से राजस्व आय को बढ़ाकर हम सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो हमारे करप्शन यानी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है। जब तक कोई अच्छा विजनरी नहीं आएगा तब तक इसमें नहीं सुधार हो सकता है। लोगों को ये आप सोचें कि लोग ईमानदार होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो ना कभी ईमानदार होंगे ना कभी देश आगे बढ़ेगा। देश के पास अपार क्षमता है, उसके बावजूद भी हम पीछे हैं, तो सिर्फ एक कारण है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार है। उसके अलावा सारे जो कारण हैं सेकेंडरी हैं, प्राइमरी कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को यदि हमारी इकोनॉमी से बाहर कर दिया जाए तो हमें लगता है कि हम महाशक्ति और विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार हमारे लोगों के डीएनए तक में पहुंच गया है। इसको निकालने के लिए ये जरूरी है कि हमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमें इन लोगों के ऊपर, यदि लोकपाल पे लोकपाल आप लाते रहें तो लाते जाइए, लेकिन लोकपाल ही चोर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे कोई तरीके अपनाने पड़ेंगे कि कोई चोरी जान के भी कर ना सके। तो ऐसे तरीकों को ईजाद करने की ज़रूरत है। ऐसे तरीके बिना अपनाए आप देश की उन्नति को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें पूंजीगत खाता। ये कॉलम मैंने बनाया है इनफ्लो का, यहाँ पे डॉलर आएगा और ये पूरा नीचे तक पूंजीगत खाते के केस में भी मैं वैसे ही बना रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है इधर का लेफ्ट पोर्शन जो है इनफ्लो है, यानी डॉलर आने का, और आउटफ्लो यानी राइट साइड जो है वो आउटफ्लो यानी डॉलर जाने का। अब देखें पूंजीगत खाते में जब डॉलर आता है तो क्या होता है। देखें पहला, डॉलर कब आएगा। जैसे मान लीजिए एक तो तरीका है कि हम डॉलर प्राप्त करने का, ये तरीका तो मैंने बता दिया। अब पूंजीगत खाते में डॉलर कब आएगा। डॉलर तब आएगा जब हम लोन लें। ठीक है, लोन लें यानी इंक्रीज
सॉरी, इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे एक बार में क्लियर हो जाए। इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी आपका जिम्मेदारी बढ़ेगा, तब आपके पास जो है आपका ये इनफ्लो होगा, डॉलर आपके यहाँ आएगा। ये जिम्मेदारी बढ़ने का मामला क्या है? जिम्मेदारी बढ़ने का मामला ये है कि आपके यहाँ जब आप लोन लेंगे, आईएमएफ से आप लोन लेंगे, तब जो है आपके पास इनफ्लो होगा, डॉलर आएगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी। कैसे? एक तो आप मूलधन भी वापस करना पड़ेगा, दूसरा जो आईएमएफ को आपको लोन देना पड़ेगा, उसकी जो जिम्मेदारी बढ़ रही है वो इसमें आएगा। यानी कि जब आपके पास देश में पैसा डॉलर आएगा पूंजीगत खाते में, तो वो आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा देगा, एक तरीका। और दूसरा क्या है? डिक्रीज इन एसेट, यानी वो आपके एसेट को कम कर देगा, यानी आपकी संपत्ति आपकी कम हो जाएगी, तब आपका जो है ये डॉलर का इनफ्लो होगा। यानी कि डॉलर आने के पूंजीगत खाते में दो तरीके हैं। एक तो आपका लोन जो है, आप लोन प्राप्त करें आईएमएफ से, तब जो है आपके पास ये डॉलर आएगा, और दूसरा जो है आपकी संपत्ति हो, आप संपत्ति को ख़त्म करेंगे, तब आपके देश में डॉलर आएगा। और डॉलर जाने का क्रम क्या है? डॉलर आपके देश से जाएगा कब? जैसे आपने ये लोन लिया था, इस लोन को आप चुकाएंगे, यानी डिक्रीज इन लायबिलिटी। जब आपकी जिम्मेदारी कम होगी, तब आपका डॉलर जाएगा। यानी जैसे आपकी जिम्मेदारी हो गई थी, आपने लोन लिया, अब इस लोन को जब आप चुकाएंगे, तब आपकी जिम्मेदारी कम होगी, ठीक है? तो ये आप डॉलर तब जाएगा, जब आप लोन को चुकाएंगे तो डॉलर जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि इंक्रीज इन एसेट, यानी जब डॉलर जाएगा तो आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। कैसे? जैसे आप देखें कि आपके देश से डॉलर कैसे जाएगा। मान लीजिए आपने भूटान को लोन दिया, भूटान को जब आप लोन देंगे तो वो आपके देश से डॉलर गया, लेकिन भूटान को जब मिला तो वो आपके लिए एसेट की तरह काम करेगा, क्योंकि उससे जब आपको ब्याज मिलेगा तो आपके लिए अतिरिक्त आय का सृजन होगा, यानी वो आपके लिए एसेट होगा। तो आपके पूंजीगत खाते में दो हैं, एक आपके यहाँ ये डॉलर का आना और दूसरा डॉलर का जाना। डॉलर कब आएगा? जब आप लोन लें, यानी इंक्रीज इन लायबिलिटी, और दूसरा डिक्रीज इन एसेट, जब आप संपत्ति को बेचते हैं तब। और डॉलर का जाने से क्या होगा? या तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, जो आपकी जिम्मेदारी थी वो कम होगी, या फिर जो है इंक्रीज इन एसेट, यानी आपकी संपत्ति बढ़ेगी। अब ये चीज़ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक एग्जाम्पल आपको लेके सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से सारा काम हो रहा है, ठीक है? अब खूब अच्छे से समझिएगा कि जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम शार्ट में लिखेंगे और इस पे समझाएंगे, ठीक है? देखें, मान लीजिए कि 100 डॉलर जो है, 100 डॉलर हमने आईएमएफ से लिया लोन, ठीक है? आईएमएफ से हमने 100 डॉलर का लोन लिया, तो ये कहाँ पे आएगा? इस पूरे चार्ट में कहाँ पे हमारे पास आएगा? जब हमने 100 डॉलर आईएमएफ से लोन लिया तो कहाँ आएगा? देखिए, ये आने का क्रम है। 100 डॉलर लोन लिया, यानी कि डॉलर आ रहा है, तो ये तो डॉलर जाने का कॉलम है, ये डॉलर आने का कॉलम है। तो आएगा कहाँ? इस कॉलम में। इस कॉलम में आने की बात हो गई। तो अब डॉलर, ये आईएमएफ से हमने लोन लिया तो हमारे देश में आ रहा है, आएगा कहाँ पे? ये देखें, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो ये देखें, आप 100 डॉलर आपको मिल गया, ठीक है? अब ये आया कहाँ पे? पूंजीगत खाते में आया, और किस में आया? आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आईएमएफ ने आपको 100 डॉलर जब लोन दिया है तो इसके ऊपर ब्याज भी लगाएगा, तो ब्याज जो लगाएगा और मूल आपको चुकाना है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी में आएगा। ये जो आपने लोन लिया, ये इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है दोनों, इसमें इस अकाउंट में पूंजीगत खाते के इस पोर्शन में आएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी में, ठीक है? अब देखें, 100 डॉलर हमारे पास आ गया। अब हमने 2-3 साल
जो आईएमएफ होता है ये शॉर्ट टर्म का होता है, तो ये अल्पकालिक होता है। जब मान लीजिए हम इसको चुकाने के लिए गए, अब इसको हम चुकाएंगे, मान लीजिए 4 महीने बाद हम चुकाने की बात कर रहे हैं। जब 4 महीने में चुकाने की बात करेंगे तो हम इसको जब चुकाने के लिए जा रहे हैं तो वो जब जाएगा तो कहाँ जाएगा, जाएगा कितना, हमको $100 इसने दिया था, लेकिन $100 प्लस $50, ये $50 क्या है, ब्याज का है। ये $50 हमें ब्याज देना पड़ेगा और $100 हमें मूल देना पड़ेगा। तो ये जो $100 मूल का है ये कहाँ पे जाएगा, ये आप देखें। जब आपने लोन लिया था तो यहाँ पे आया था, जब लोन आप चुका रहे हैं तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इसमें आएगा, ये $100 इसमें आ गया। और ये $50 कहाँ पे आएगा, जो ब्याज का है, ये भी कहाँ जा रहा है, ये बाहर जा रहा है आईएमएफ के पास। तो जाने वाला कॉलम तो ये है, तो मूल तो ये हो गया कि $100, लेकिन ये $50 जो ब्याज का है ये कहाँ पे जाएगा, तो ब्याज का जो है सर्विस में जाता है। कैसे, इसको कहते ही हैं डेप्ट सर्विस टैक्स, डेप्ट सर्विस, ठीक है। तो ये $50 आ जाएगा सर्विस में, इसको कहते ही हैं डेप्ट सर्विस चार्ज, सॉरी डेप्ट सर्विस चार्ज कहते हैं, यानी ऋण का जो सर्विस दे रहा हूं उसका चार्ज है क्या, ब्याज। तो ये जो ब्याज है $50 ये जाएगा सर्विस में, ठीक है। तो ये सर्विस में हम काउंट कर लिए। अब एक एग्जांपल ये कंप्लीट हो गया। अब आप समझें, ऐसे ही मैं 2-4 आपको लेके बता दे रहा हूं तो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे समझ जाएंगे कि कैसे कैसे अकाउंट जो है ये काम करता है, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं, मान लीजिए आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आपने वर्ल्ड बैंक से मान लीजिए लोन लिया, कितना डॉलर आपने लोन लिया, $100, तो वो कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि लोन लिया तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और जब आप चुकाने जाएंगे तो आप किस में होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, $100। लेकिन जो ब्याज का हिस्सा है वो भी जा रहा है, तो ये आ जाएगा इंपोर्ट इन सर्विस, ठीक है, ये भी चला गया। ये इस तरह से हुआ। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने भूटान सरकार को, यहाँ पे लिखता हूँ, भूटान सरकार को हमने $100 जो है लोन के रूप में दिया। जब लोन के रूप में दिया यानी हमारे देश से जा रहा है, तो जा रहा है तो इस कॉलम में आएगा, तो इस कॉलम में, तो इस कॉलम में आएगा। तो जा रहा है तो क्या होगा, जब वो जा रहा है तो हमारे लिए क्या करेगा, आय का सृजन करेगा। जैसे मैंने $100 जब भूटान सरकार को लोन दिया तो वो हमारे लिए आय का सृजन करेगा। उससे फिर हमको मिलेगा क्या, $100 वो मूल का मिलेगा और $50 हम मान लेते हैं कि ब्याज का, ठीक है। $100 मूल का हमको मिलेगा और $50 जो है, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, यहां पे लिख देते हैं कि $100 जो है हमें मूलधन मिलेगा और $50 जो है हमें मान लीजिए ब्याज का मिलेगा, ठीक है। तो देखें, जब $100 हमने दिया तो दिया किस में आएगा, इंक्रीज इन एसेट, $100 इसमें हमको मैंने दे दिया, उनको भूटान को दिया, तो ये हमारे लिए संपत्ति का काम करेगा, यानी हमारी संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि उससे हमें ब्याज मिलेगा। संपत्ति का मतलब ही यही होता है कि आपके लिए अतिरिक्त आय का सृजन करेगा। तो $100 हमने दिया भूटान सरकार को, तो क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट। अब क्या किया भूटान सरकार ने, हमें ये $100 ये इसने जो है, जो हमारी बात हुई थी, इसने अब जो है वापस करने की बात कर ली। तो जब ये वापस करेगा तो हमारा कहाँ पे आएगा, वापस यानी कि डॉलर हमारे पास आ रहा है। जब डॉलर आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट, जो हमारी संपत्ति पहले बढ़ी थी वो संपत्ति, चूंकि वो हमको वापस कर रहा है तो क्या होगा, संपत्ति कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एसेट यानी $100 जो है, जो मूलधन का था वो इसमें आ जाएगा, डिक्रीज इन एसेट में। लेकिन जो 50 हमको ब्याज का मिल रहा है वो किस में आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। यानी कि इसको देखो, ये ब्याज को कहते ही हैं डेप्ट सर्विस चार्ज, डेप्ट सर्विस चार्ज ही उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमको जो है सर्विस चार्ज में आ जाएगा, $50 हमको इस तरह से मिल गया। अब आप समझ रहे होंगे किस तरह से हम इस खाते में इसको लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लूं तो मैं आपको आगे कई एग्जाम्पल लेके बताऊं। जैसे देखें कि हमारा क्या हो रहा है कि किन्हीं कारण से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। ये कारण तो नहीं है, इससे तो हमारा नुकसान चल रहा है, व्यापारिक घाटा हमारा
घाटा चल रहा है, लेकिन हमारा किन्हीं कारण से जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है हमारे पास, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का रिजर्व बढ़ रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसको कहीं हम निवेश करते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए अमेरिका के बांड को जो है खरीदने में निवेश करते हैं। अमेरिका अक्सर बांड जारी करता है, तो हम चलते हैं उसके बांड को खरीदते हैं। कितने से? $100 के बराबर बांड खरीदते हैं। जब हम बांड खरीदने के लिए जाएंगे अमेरिका का, तो हमारा क्या होगा, वो हमारे लिए एक एसेट का तरीके से होगा, क्योंकि जब बांड खरीदेंगे तो उस पर एक ब्याज भी हमको मिलता है। तो जब बांड खरीदेंगे तो वो हमारे लिए एक प्रकार का एसेट की तरह होगा। तो मान लीजिए $100 के बराबर हमने जब बांड खरीदा, तो वो हमारा क्या हो गया, डॉलर हमारे देश से गया, लेकिन वो क्या हो गया, हमारे लिए एसेट का काम करेगा। तो इंक्रीज इन एसेट हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे अमेरिका ने क्या किया कि अब वो उस बांड के एवरेज में जो बात उसने किया था कि मूल के साथ अब ब्याज उसने वापस करना है। जब मूल के साथ ब्याज वापस करेगी, तो अब हमारा क्या होगा कि भाई हमारा एसेट बढ़ा था, लेकिन अब वापस कर रहा है, तो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिक्रीज इन एसेट। $100 तो हमारा मूलधन का इसमें आ जाएगा, लेकिन जो $50 मुझे अतिरिक्त ब्याज के रूप में अमेरिका दे रहा है, वो किस में जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जाएगा। ठीक है, $50। अब ये चीज हो गया, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, जिससे आप और भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए कि जैसे एफडीआई की हम चर्चा करते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश में आता है तो हमारे देश में जो है वो डॉलर लेके आता है, यानी हमारे देश में क्या होता है, इनफ्लो होता है, डॉलर आता है। लेकिन वो उसके आने से होता क्या है, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे वो एफडीआई के बारे में मैंने चर्चा प्रीवियस में बहुत अच्छे से की है। एफडीआई जब हमारे देश में आता है तो हमारे देश में डॉलर लेके आता है। एफडीआई ऐसे समझिए कि एक विदेशी कंपनी है जो हमारे देश में काम करने के लिए आ रही, तो वो हमारे देश में आता है काम करने के लिए, तो वो डॉलर लेके आता है। ठीक है, तो हमारे देश में इनफ्लो हो गया। लेकिन अब क्या करेगा, वो हमारे देश में सारी चीज़ें करेगा, उत्पादन करेगा, लेकिन वो करता क्या है कि बाद में अपने यहाँ देश से जो कमाता है उसका एक हिस्सा बाहर लेके जाता है। जब बाहर लेके जाता है तो वो डॉलर की डिमांड करता है। जब डॉलर की डिमांड करता है तो हमें डॉलर देना पड़ता है, हम ना नहीं कह सकते, उसको डॉलर देना पड़ेगा। तो हमारे लिए कैसा है, वो जिम्मेदारी जैसा है। तो देखें, जब एफडीआई हमारे देश में आता है तो क्या होता है, हमारी इंक्रीज इन लाइबिलिटी होती है। $100 मान लीजिए लेके आया, तो हमारी लाइबिलिटी को उसने बढ़ाया $100 के बराबर। ठीक है, जब वो जाने लगेगा हमारे देश से जब जाने लगता है अपने प्रॉफिट का एक डिविडेंड लेके, तो वो किस में जाता है, जैसे मान लीजिए इसने $100 लेके आया, कंपनी लगाई और उससे फायदा कमाना शुरू किया। अब वो फायदा कुछ कमाएगा तो कुछ इस कंपनी को बढ़ाने में लगाएगा, लेकिन कुछ अपना जो है अपने देश भेजेगा भी। जो अपने देश भेजता है वो किस में आता है पता है, अब देखें डॉलर जा रहा है तो किस में होगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। इसमें कितना, मान लीजिए $50 उसने भेजा। देखें, आता है तो ये जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी, लेकिन जाता है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि एफडीआई के आने से क्या अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। वो तात्कालिक आपको फायदा देता है, लेकिन दूरगामी उसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है। तो आप बाबा रामदेव जैसे लोगों का सपोर्ट करें, वो कम से कम आए हैं तो आएंगे ही, जाएंगे नहीं कहीं। तो जो हमारे स्वदेशी लोग हैं उनका सपोर्ट करो। आप जब इकोनॉमिक्स को आप समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एफडीआई के केस में ये हो गया। ठीक है, और जब जाने लगेंगे, पूरी कंपनी बंद करके वो जाने लगेंगे, तो क्या होगा, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, जितना उनका पैसा यहाँ पे लेके आए थे रुपया, वो जब पूरी तरह से कंपनी को बंद करके जाने लगेंगे तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी में जितना उनका मूलधन होगा जो उनको कंपनी बेचने से मिलेगा, वो सारा यहाँ से लेके जाएंगे, तो हमारी क्या होगी, जिम्मेदारी घटेगी। इसी तरह फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जब हमारे देश में आते हैं, तो जब आते हैं तो हमारे देश की जिम्मेदारी बढ़ती है, यानी इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जब हमारे देश से जाते हैं वो शेयर मार्केट, देखिए एफपीआई क्या होते हैं, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा लगाते हैं हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में। जब वो लगाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। मान लीजिए उन्होंने $100 के बराबर शेयर खरीदा, तो $100 की हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन जब वो प्रॉफिट कमा के शेयर बेच के जाने लगते हैं, तो जो प्रॉफिट होता है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा। लेकिन जब वो मूलधन लेके जाते हैं
तो डिक्रीज इन लायबिलिटी में आता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारी एक कोई भी बैंक जो है, मान लीजिए हम कहीं अन्य लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बैंक ऑफ बड़ौदा है या एसबीआई को ले लेते हैं। एसबीआई को मैंने भेजा सऊदी अरेबिया में लगाने के लिए। सऊदी अरेबिया में वो उसने सोचा कि बहुत लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो हम वहाँ पे अपनी सर्विस को क्यों ना दें। तो अब एसबीआई जो है वो सऊदी अरेबिया जब जाने लगेगी तो उसने डिमांड किया $5000 का। ठीक है, $5000 वो लेके सऊदी अरेबिया गई अपने ब्रांचेस को खोलने के लिए। तो ये कहाँ पे आएगा भाई, डॉलर जा रहा है हमारे देश से बाहर, तो जा रहा है तो क्या होगा भाई, हमारी जब एसबीआई ब्रांच जाके वहाँ खुलने जा रही है तो होगा क्या, इंक्रीज इन एसेट में कितने के बराबर, $5000। $5000 के बराबर हम लेके गए और विदेश में हमने अपना ब्रांच खोला। अब उससे कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जब भारत देश के अंदर भेजेगा तो किस में आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। मान लीजिए $500 उसने भेजा, तो $500 जो भेजा वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आएगा। लेकिन मान लीजिए बाय द वे ये हमारी एसबीआई ब्रांच वहाँ से बंद करना हुआ, बंद करके जब हमारे देश आने लगेगी तो वो वहाँ बेच के डॉलर को लेके फिर आएगी, तो इनफ्लो होगा डॉलर का, तो आएगी किस में, डिक्रीज इन एसेट में, तो अपना $5000 लेके आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम जो है यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब दूसरा केस मैं एक और बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक थोड़ा सा टिपिकल चीज़ बताता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछते हुए। देखें, मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है टाटा मान लीजिए यहाँ बाहर जाती है काम करने के लिए और वो $1,00,000 का डिमांड करती है। तो $1,00,000 जब हम उसको देते हैं तो वो किस में आएगा, वो चूँकि बाहर लेके जा रही तो वो आएगा इंक्रीज इन एसेट में। और वो जब हमारे यहाँ प्रॉफिट अपना डिविडेंड भेजेगी तो आएगा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में। लेकिन जब वो पूरी कंपनी बेच के हमारे देश आने लगेगी तो वो आ जाएगा डिक्रीज इन एसेट में। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगता है समझ गए होंगे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जैसे मान लीजिए टाटा जो है कहीं बाहर यूरोपियन मान लीजिए कोई बैंक से वो लोन लेती है, यूरोप से मान लीजिए किसी बैंक से वो लोन लेती है और वो जाके जर्मनी में ही यूरोप से लोन लेती है और जापान में या कहीं अन्य देश, सिंगापुर में आप ले लीजिए, यूरोप से वो लोन लेती है और सिंगापुर में जाके निवेश करती है, तो वो किस में आएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भारत की कंपनी है टाटा जाके यूरोपियन देश की किसी बैंक से वो लोन लेती है और वो निवेश जो करती है जाके सिंगापुर में करती है, तो वो हमारे इसमें कहाँ आएगा, तो वो हमारे इसमें नहीं आएगा। वो भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं है। वो मतलब देश के बाहर ही लिया, देश के बाहर ही चला गया, तो वो ना तो हमारे यहाँ आरबीआई में उसका डॉलर बढ़ा ना ही डॉलर घटा, तो हमारे यहाँ के वो भुगतान संतुलन में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सारी चीज़ें भुगतान संतुलन से समझ में आने लगी होंगी। एक चीज़ और थोड़ा सा बचता है, मैं उसको आपको बता दूँ। देखें, जब आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें कॉलम नहीं है। कैसे कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं गिरा हुआ मान लीजिए $1000 मिल गया, तो आप कहाँ पे यहाँ पे रखेंगे। आपके यहाँ डॉलर आया लेकिन डॉलर को आप रखने का कोई कॉलम नहीं है। क्या गुड्स में रखेंगे, सर्विस में रखेंगे, यूनिलेटर, किस में रखेंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्मगलर पकड़ा गया, उसके पास से $50,000 आपने जब्ती किया, तो वो यहाँ पे कोई कॉलम तो है नहीं ऐसा कि उसको कहाँ पे। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे आतंकवादी आपके देश के किसी व्यक्ति को किडनैप कर लें और वो फिरौती मांगने लगें, तो हमारे देश से डॉलर बाहर जाएगा। ये सब करना पड़ता है, लेकिन ये जो करना पड़ता है तो इसके लिए कोई कॉलम तो बना नहीं है। तो इसको जो रखते हैं कि बैलेंसिंग फिगर में रखते हैं। बैलेंसिंग फिगर जैसे देखिए, इसमें अगर मान लीजिए पूरा कंक्लूड करते हुए $50 मान लीजिए कम पड़ रहा है और इसको करते हुए $100 ज़्यादा हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करके, यानी बैलेंसिंग फिगर को आप कभी इधर बैलेंस करेंगे इस पोर्शन में, कभी इस पोर्शन में आप बैलेंस करेंगे। जिधर घटता बढ़ता है उन सारी चीज़ों को इधर उधर करके बैलेंस कर देते हैं, उसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, तो आप हमसे जो है
पूछ सकते हैं और मैं जो है आपको यथासंभव आपको सपोर्ट करूँगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लिए ये लाइव का ऑप्शन खुल जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लूँगा, जो कि आपको समझने के लिए और भी अच्छा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्लास। और आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।